वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं और वो दोनों लॉज हमें बताते हैं हाउ फोर्स चेंजेस द मोशन एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द फोर्स। यानी कि हमने उसमें पढ़ा कि किस तरह से फोर्स मोशन को चेंज करती है और हम किस तरह से फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि क्या होता है, इक्वल होता है इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट रिएक्शन, यानी कि और डायरेक्शन में अपोजिट होता है। यानी कि जिस डायरेक्शन में एक्शन हो रहा है उसके अपोजिट उसका रिएक्शन होगा। ठीक है। इट स्टेट्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first। ठीक है। यानी कि जब हम एक ऑब्जेक्ट जो है फोर्स लगाती है दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो भी इंस्टेंटली एक्सर्ट करेगी, वो भी उस पर फोर्स लगाएगी फर्स्ट वाली ऑब्जेक्ट पे। तो इसको हम समझने के लिए कंसिडर करते हैं टू ऑब्जेक्ट्स, जिसका मैं नाम रखूंगी ए और बी। जैसे लेट अस कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स, मैंने ए और बी ले लिया। ठीक है। फर्ज कीजिए ए जो है एफ ए फोर्स जो है एक्सर्ट कर रही है किसके ऊपर, बी के ऊपर। यानी कि ये क्या आ गई यहाँ पे, इसने ए ने फोर्स लगाई बी के ऊपर। तो ये जो फोर्स लगाई गई है एफ ए, इसको हम क्या कहेंगे, एक्शन फोर्स। क्या कहेंगे, एक्शन फोर्स। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि बी जो है वो भी इंस्टेंटली फोर्स किसके ऊपर लगाएगा, ए के ऊपर। तो यानी कि ये कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहा है, फर्ज कीजिए एफ बी। तो ये जो एफ बी फोर्स है इसको हम रिएक्शन फोर्स करेंगे। ठीक है। क्या कहेंगे, रिएक्शन फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, एफ ए इज डायरेक्टली इज इक्वल टू माइनस एफ बी। यानी कि जो हमने फोर्स ए ने लगाई वो किसके बराबर है, फोर्स बी के, लेकिन माइनस साइन है इधर। माइनस साइन का मतलब है इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जितनी फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरी के ऊपर लगाएगा वही उसी सेम फोर्सेस बी जो दूसरी ऑब्जेक्ट है वो भी फर्स्ट वाली ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगी, अप्लाई करेगी, लेकिन अपोजिट रिएक्शन में। और इन्हीं दो फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, एक्शन और रिएक्शन फोर्स। ठीक है। क्या कहते हैं, एक्शन और रिएक्शन फोर्स। The two forces are equal in magnitude and opposite in direction। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ दो फोर्सेस जो है वो पेयर, यानी कि दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स नहीं लग रही है, डिफरेंट टू फोर्सेस हैं और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लग रही हैं। और इन्हीं दो फोर्सेस को हम एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स कहते हैं। अब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। जब हम चल रहे होते हैं नॉर्मली तो हमारी बॉडी जो है फोर्स लगाती है ग्राउंड के ऊपर। ठीक है। एक बैकवर्ड फोर्स लगाती है और ग्राउंड भी बदले में हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे फुट के ऊपर फोर्स लगाता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। तो यानी कि दोनों ही फोर्सेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि हमारी बॉडी ने जो ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाई वो बैकवर्ड पीछे की तरफ लगाई और ग्राउंड ने बदले में हमारे फुट के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाई। यानी कि हमारी बॉडी को आगे धकेलता है, इस फोर्स की वजह से हम आगे के लिए चलते हैं और इसीलिए क्या होता है, नॉर्मली हम वॉक कर सकते हैं। दोनों ही फोर्सेस जो होती हैं इक्वल मैग्नीट्यूड की होती हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। तो ये हमें बताता है कि यानी कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल रिएक्शन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं बॉडी ने एक एक्शन किया ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड ने बदले पे हमारी फुट के ऊपर रिएक्ट किया। ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल है, जब हम बोट से जंप करते हैं बाहर के लिए तो आपने देखा होगा बोट जो पीछे की तरफ मूव करती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी जो है वो बाहर जंप करने के लिए एक फोर्स अप्लाई करती है बोट के ऊपर और बदले में बोट भी हमारी बॉडी के ऊपर
फोर्स अप्लाई करता है। इस वजह से बोट जो है वो पीछे की तरफ धकेल जाती है और हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो लेकिन दोनों ही फोर्सेस जो होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये हम पिक्चर में देख सकते हैं कि जो बोट ने फोर्स लगाया हमारी बॉडी के ऊपर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, और जो हमारी बॉडी ने बोट के ऊपर लगाया फोर्स वो बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों ही फोर्सेस इक्वल में है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट इन डायरेक्शन में, ठीक है। और यही हमें बताता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि जब गन से फायर किया जाता है तो गन जो है, पीछे गन को एक धक्का लगता है, बैकवर्ड की तरफ थोड़ा सा मूव करती है वो, ठीक है। इसी को हम रिकॉइलिंग बोलते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ द गन, यानी कि बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द गन। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब एक गन से फायर किया जाता है तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई हो रही है बुलेट के ऊपर, ठीक है, एक फॉरवर्ड, लेकिन बुलेट आगे की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स एक फॉरवर्ड फोर्स जो है बुलेट के ऊपर अप्लाई हो रही है और वो आगे की तरफ जाता है बुलेट। लेकिन बुलेट भी बदले में फोर्स रिएक्ट करता है, यानी कि वो भी एक फोर्स अप्लाई करता है किसके ऊपर, गन के ऊपर। तो इसलिए जो हमारा गन है वो पीछे के लिए रिकॉयल होता है, बैकवर्ड मूवमेंट होता है, यानी कि उसने रिएक्ट के लिए, दैट इज जो हमने फोर्स लगाया बुलेट के ऊपर वो एक्शन था, और जो बुलेट ने बैकवर्ड फोर्स लगाया उसको हम रिएक्शन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको याद रखना है जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसीलिए यहाँ पे जो बुलेट है उसका फास्ट एक्सेलरेशन होता है, ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा तेज़ होता है, ठीक है ना। उसकी स्पीड जो वेलोसिटी वो ज़्यादा होती है बिकॉज उसका मास कम है। लेकिन जो एज़ कम्पेयर टू गन का मास एज़ कम्पेयर टू बुलेट ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे एक्सेलरेशन फोर्स जो है वो कम है। स्टूडेंट्स, होपफुली अब आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अच्छे से समझ आ गया होगा। और वीडियो के एंड में मैंने इसका रिटन डॉक्यूमेंट रखे हैं, अगर आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसमें मैंने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से लिख के मैंने पिक्चर्स डाली हुई हैं, तो आप वो अपलोड स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू।